दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। अगर आप लोग भी DSSB में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम DSSB जनरल पेपर हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हिंदी जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हम 20 में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आज हम हिंदी जो सेक्शन होता है 20 क्वेश्चन का उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज ये हमारा 5वां सेट होगा। इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लेवल को चेक कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज हम 5वां सेट हिंदी का। आज के हमारे सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है नीतीश ने मुकदमा दायर किया है। पहला क्वेश्चन है नीतीश ने मुकदमा दायर किया है, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। दोस्तों, क्वेश्चन करने के साथ साथ हम ये भी देखते चले कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है। तो अगर जिस टॉपिक में हम कहीं चूक कर रहे होंगे जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको भी हमें साथ ही साथ फोकस करके चलना है, ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन को करें तो वो टॉपिक गलत ना हो या उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत ना हो। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। तो साथ ही साथ हम उस टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है नितिन ने मुकदमा दायर किया है, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो ये जो रेखांकित अंश दिया गया है, ने मुकदमा दायर किया, ये रेखांकित अंश है। तो इसमें से हमें जो इसका सर्वोत्तम विकल्प होगा इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अपराधी, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिवादी और ऑप्शन नंबर सी है अभियुक्त और ऑप्शन नंबर डी है वादी। यानी जिसने मुकदमा दायर किया उसको क्या कहा जाएगा, ये पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में। कि नितिन ने मुकदमा दायर किया, तो मुकदमा दायर किया है, तो मुकदमा जो दायर करता है उसको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछा जा रहा है। तो मुकदमा दायर करने वाले को या फिर मुकदमा चलाने वाले को वादी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त शब्द चयन से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य है गांधी जी ने सभी को चरखा डैश सिखाया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है घुमाना, बी चलाना, सी खींचना और डी काटना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा चलाना, ये बिल्कुल सही होगा। गांधी जी ने सभी को चरखा चलाना सिखाया, तो यहाँ पे चलाना शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त क्रिया का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सूरदास ने सूर्य रत्नावली डैश। ऑप्शन है की रचना की निर्मित की, का प्रतिपादन किया, का निर्माण किया। तो इसमें हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाना है। सूरदास जी ने सूर्य रत्नावली, यानी रत्नावली इनकी एक रचना है सूरदास की। सूरसावली, सूरसागर और रत्नावली, सूर्य रत्नावली, ये सूरदास की रचना है। तो यहाँ पे होगा सूरदास ने सूर्य रत्नावली की रचना की। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा
ये बिल्कुल सही होगा कि रचना की। सूरदास ने सूर्य रत्नावली की रचना की। बहुत ही अच्छे से हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये पंक्तियां दी गई हैं जिसमें हमें अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर ये है संदेह, ऑप्शन नंबर बी है विरोधाभास और ऑप्शन नंबर सी है भ्रांतिमान, ऑप्शन नंबर डी है यथासांख्य। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में होगा। तो अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, इस पंक्ति में ऑप्शन नंबर डी जो है यथासंख्य ये अलंकार होगा। अब यथासंख्य ये तो एक नया अलंकार देखने को मिला है। इससे पहले शायद बहुत से लोगों ने यथासंख्य अलंकार को नहीं पढ़ा होगा, तो हम इसकी परिभाषा बता देते हैं कि जो यथा अलंकार संख्य होता है किसे कहा जाता है। यथा अलंकार यानी कि भिन्न धर्म वाले अनेक निर्दिष्ट अर्थों का अनुनिर्देश यथासंख्य अलंकार कहलाता है। यथासंख्य का अगर अर्थ देखें तो अर्थ है संख्या या क्रम के अनुसार। इसमें एक क्रम में कुछ पदार्थ पहले कहे जाते हैं, फिर उसी क्रम में दूसरे पदार्थों से अनुन्नय किया जाता है। इस तरीके से इसमें यथासंख्य अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है। शेष अंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। तो ये एक भाग यानी कि पहला जो है ये भाग ऐसा लिखा हुआ है भाग्य, इससे ये एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है भाग्य। बाकी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, एक पूरा वाक्य बनाना है जिसका पहला भाग भाग्य होगा, ये पहला भाग होगा। बाकी के भाग हमें 4 पार्टों में डिवाइड करके दिए गए हैं जिसमें का है भाग्य भी और खा है के भरोसे, गा है सोया रहता है और घा है बैठे रहने पर। तो इस तरीके से इसके बाकी के जो पार्ट हैं यानी भाग्य जो ये इसका पहला पार्ट है और जो बाकी के पार्ट हैं उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो इन चारों को एक सीक्वेंस में मतलब एक के बाद क्रम वाइज लगाना है ताकि एक कंप्लीट और सेंसफुल अर्थफुल वाक्य बन सके। ऑप्शन नंबर ये है का घा गा खा, ऑप्शन नंबर बी है खा गा गा का और ऑप्शन नंबर सी है घा का गा खा, ऑप्शन नंबर डी है खा घा का गा। तो इसको हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहला होगा भाग्य यानी ये तो पहला दिया ही हुआ है, इसके आगे होगा खा यानी खा आएगा भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे खा होगा। उसके बाद आएगा बैठे रहने पर यानी घा, घा आएगा, खा के बाद घा आएगा और बैठे रहने पर भाग्य भी, उसके बाद का आएगा भाग्य भी सोया रहता है और गा, खा घा का गा। तो
तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा, भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट पे डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत ही आसान सा जो पंक्ति दी गई है, बहुत ही आसान सी है। कहीं भी अगर हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं तो ये एग्जाम्पल में ये उदाहरण देखने को मिलता ही है। अंबर पन घट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। हालांकि पूरा होगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें जो है ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है ये जान लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद्य आरोप हो या निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ तारा घट उषा नागरी में जो है रूपक अलंकार है। इसके अलावा भी हम अन्य एग्जाम्पल को भी देखेंगे, पढ़ेंगे। अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी का अभेद कथन है, तो इसलिए इन पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। एक बार फिर से रूपक अलंकार की परिभाषा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी बहुत ही आसान शब्दों में बता रहे हैं, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद और वर्ण की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे छंद और वर्ण की दृष्टि से हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, देव घनाक्षरी 33 वर्ण, सवैया 30 वर्ण और रूप घनाक्षरी 32 वर्ण, घनाक्षरी 31 वर्ण। छंद और वर्ण की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि छंद और वर्ण की दृष्टि से सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। यानी जो सवैया छंद होता है उसमें 22 से लेके 26 तक 22 से 26 तक वर्ण होते हैं और ये एक समवृत्त वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर एक है, पत्र नहीं लिखेगा उस समाचार पत्र के लिए रमा का भाई राजेश। ऑप्शन नंबर बी है, रमा का भाई राजेश नहीं लिखेगा उस समाचार पत्र के लिए पत्र। ऑप्शन नंबर सी है, उस समाचार पत्र के लिए पत्र रमा का भाई राजेश नहीं लिखेगा। ऑप्शन नंबर डी है, रमा का भाई राजेश उस समाचार पत्र के लिए पत्र नहीं लिखेगा। तो इसमें जो व्यवस्थित वाक्य है उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक व्यवस्थित सेंटेंस है। बाकी तीन के तीनों जो हैं वो व्यवस्थित सेंटेंस नहीं है, व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आए हुए का अपमान नहीं करते, वाक्य के रेखांकित
अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। रेखांकित लौट कर आए हुए, इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? लौट कर आए हुए को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये है विगत, ऑप्शन नंबर बी है अनागत, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यागत और ऑप्शन नंबर डी है आगत। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, प्रत्यागत। लौट कर आए हुए को प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर आए हुए का अपमान नहीं करते। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वोत्तम शब्द प्रत्यागत होगा, जिसका अर्थ ही होता है, प्रत्यागत का अर्थ होता है वापस आया हुआ या पुनः प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी प्रत्यागत बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। इसमें भी जो व्यवस्थित वाक्य है वो बताना है कि चारों में से कौन सा वाक्य है जो व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। आप मेरे लिए लेते आना एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक। ऑप्शन बी है एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक आप मेरे लिए लेते आना। ऑप्शन नंबर सी है एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक लेते आना मेरे लिए आप। ऑप्शन नंबर डी है आप मेरे लिए एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक लेते आना। तो पढ़ के ही पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इन चार ऑप्शंस में से हमें कोई एक चूज करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। कवियों ने अपने काव्य पाठ से डैश बांध दिया। क्या बांध दिया, ये हमें ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है माहौल, ऑप्शन नंबर सी है समा और ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, समा बांध दिया। कवियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपर्युक्त वाक्य का चयन करके लोकोक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये एक लोकोक्ति दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट होगी, इन चार ऑप्शंस में से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करके इसको कंप्लीट करना है। क्या लोकोक्ति है, पढ़ लेते हैं एक बार। आम के आम डैश के दाम। ऑप्शन ए है टोकरी, ऑप्शन बी है गुठलियों, ऑप्शन सी है छिलके, ऑप्शन डी है पत्तों। ये अक्सर हम लोग ये लोकोक्ति सुने ही होंगे, तो बहुत ही इजी है। आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुठलियों। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोहरा लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छंद का अंग नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन छंद से आ गया। हमने अलंकार से भी क्वेश्चन पढ़ा, छंद से, लोकोक्ति से और व्यवस्थित यानी कि वाक्य को व्यवस्थित करने से, और कौन से टॉपिक से पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम टॉपिक भी समझते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद हम 5 सेट आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी टॉपिक को एक बार हम रैपिडली पढ़ लेंगे, लेकिन रिवाइज कर लेंगे। अगर सभी टॉपिक को हम एक एक टॉपिक करके रिवाइज कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छंद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ये है गति, ऑप्शन नंबर बी है गण, ऑप्शन नंबर सी है यति और ऑप्शन नंबर डी है गुण। तो इसमें हमें बताना है
ये कौन सा ऑप्शन होगा जो छंद का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि गुण, ये छंद का अंग नहीं है। गुण छंद का अंग नहीं है, जबकि गति, गण और यति जो है ये छंद के अंग है। इसके अलावा भी छंद में जैसे चरण, पद, वर्ण, मात्राएं, तुक, ये सभी छंद में आती हैं। और गति जो होती है, गति के बारे में जान लेते हैं। जो ये गति है, गति क्या होती है? पद्य के पाठ में जो बहाव होता है यानी जो फ्लो होता है उसे गति कहा जाता है। यति जो होती है ये विराम को कहा जाता है, जैसे जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं उसे यति या विराम कहा जाता है। पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विराम किया जाता है यानी जो विराम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। गण क्या होता है? मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है। गणों की जो संख्या है वो 8 है। ये अब आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसको कहते हैं यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये 8 गण होते हैं। इसके अलावा तुक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तुक क्या होता है? ये तुक भी छंद में आता है यानी छंद का अंग होता है, तो तुक के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। जो पद्य होते हैं ये प्रायः तुकांत होते हैं। मात्रा, मात्रा क्या होती है? छंद में मात्रा भी पाई जाती है, तो मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। और मात्रा प्रायः 2 प्रकार की होती है, एक लघु, दूसरा गुरु। लघु को ह्रस्व भी कहते हैं और गुरु को दीर्घ मात्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रावण का दर्प चूर हो गया वाक्य के रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? यानी कि जो दर्प शब्द है, रेखांकित शब्द दर्प है, इसको प्रतिस्थापित करके क्या लिखा जा सकता है? इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? इसके समानार्थी शब्द को पूछ रहा है। दर्प का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर ये है घमंड, ऑप्शन नंबर बी है अज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है अत्याचार और ऑप्शन नंबर डी है पाप। तो दर्प यानी कि घमंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, घमंड। इसके अलावा भी दर्प का जो अर्थ है वो अहंकार भी होता है, अभिमान, उद्दंडता आदि होता है। तो इस ऑप्शन में घमंड है, तो घमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपरयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिनों दिन प्रदूषण की समस्या डैश होती जा रही है। ऑप्शन नंबर ये है त्रस्त, ऑप्शन नंबर बी है विलक्षण, ऑप्शन नंबर सी है विकराल और ऑप्शन नंबर डी है संहारक। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, विकराल होती जा रही है। दिनों दिन जो प्रदूषण की समस्या है वो विकराल होती जा रही है। ये पूरा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पैसेज है और पैसेज को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, जिससे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती।
उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो ये पैसेज है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। हर सेट में एक पैसेज जरूर आता है और उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो पैसेज की भी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर पैसेज हम अच्छे से समझ पाते हैं तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमें पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें किसमें बांट देती हैं? तो ऑप्शन है विभिन्न रूपों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न समाज में, विभिन्न श्रेणियों में। जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, विभिन्न श्रेणियों में जो मनुष्यों की पोशाकें हैं यानी मनुष्यों का जो पहनावा है वो उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य की परिस्थिति का, ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य की पोशाक का, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य के अधिकार का और ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य की श्रेणी का। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है मनुष्य की पोशाक का। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि पोशाकें ही हैं, मनुष्य की पोशाकें ही उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। तो यहाँ पे इस पैसेज में पोशाक का ही वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पोशाक बंधन और अड़चन कब बन जाती है? पोशाक जो है ये बंधन और अड़चन कब बन जाती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये है निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझते समय, ऑप्शन नंबर बी है निचली श्रेणियों के साथ भोजन करते समय, ऑप्शन नंबर सी है उच्च श्रेणी की अनुभूति को समझते समय और ऑप्शन नंबर डी है निचली श्रेणियों के साथ बैठते समय। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। गद्यांश में हमने अभी पढ़ा कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं जब हम, तो उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझते समय पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। ये ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर कौन नहीं गिरने देता? पतंग का बहाव, पतंग का धागा, पेड़ की शाखाएं, वायु की लहरें। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वायु की लहरें ये बिल्कुल सही होगा। इस गद्यांश के अनुसार कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर वायु की लहरें गिरने नहीं देती हैं, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है। ये वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। पोशाक समाज में मनुष्य का क्या निश्चित करती हैं? अधिकार और दर्जा, श्रेणी, स्थान, परिस्थिति और भाग्य। तो जो पोशाक होती है ये समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सेट नंबर 5 के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। एनालिसिस के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज भी हम अपने चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।